बच्चों, बीते 2 माह से हम आपका सेकंड पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ रहे हैं और सौभाग्य से हमने एक सही समय रहते हुए आपकी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है। और मुझे लगता है कि आपका इसमें मुझे पूरा सहयोग आने वाले समय में प्राप्त होगा कि हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की अवधारणा क्या है और संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत क्या है। और उससे पूर्व हमने जो आपका एक टॉपिक और था, जाति और जनजाति में अंतर क्या है, जनजाति किसे कहते हैं। इन तमाम टॉपिक्स को हमने पढ़ा और इसके अलावा आपका एक टॉपिक हम और कंप्लीट कर चुके हैं, धर्म और जादू। तो आप देखिए कि आपके 4 टॉपिक आपके 2 महीने में कंप्लीट हो चुके हैं और मैं ऐसी आशा करती हूँ, ऐसा विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत सिंसियर अप्रोच रखते हुए इन तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेरी ओर से मैंने आपको ये चारों टॉपिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, लेकिन हमेशा आपका अगर आप चाहेंगे तो जिस भी जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें जो भी आप जहाँ आपको संशय है, जिस अवधारणा में संशय है, जिस तथ्य में संशय है, अगर आप उसे दोबारा समझना चाहेंगे तो आप उसके लिए व्हाट्सएप जो ग्रुप बना हुआ है आपका, उसमें आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूँगी। अब हमारे लिए देखिए, अब आपका यूनिट जो सेकंड है उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें जो आपका टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है वो है सामाजिक संरचना की अवधारणा के अंतर्गत परिवार, नातेदारी और विवाह को समझना। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वो परिवार है। देखिए, परिवार के बगैर ये आप अनेक आपको समाजशास्त्र से, मानव शास्त्र से आने वाले जो आपको मैं निरंतर जब पढ़ाऊँगी तो आपको इस बात से परिचित कराऊँगी, लेकिन ये सर्वविदित और स्वयं आप स्वीकारते हैं कि परिवार वो एक संस्था है जो आपको आर्थिक, मानसिक और ज़हनी तौर पर आपको सुदृढ़ता देती है, आपको तमाम परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है। और इसके बगैर, परिवार के बगैर किसी व्यक्ति का जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं संभव है। तो इसलिए परिवार के महत्व को कभी भी नकारा नहीं गया और परिवार का अस्तित्व हमेशा से, जब से मानव संस्कृति का निर्माण हुआ, जब से मानव सभ्यता आई, तब से परिवार का अस्तित्व है। ये बात बिल्कुल अलहदा है, अलग है कि उसका अलग अलग स्वरूप अलग अलग समय में विद्यमान रहा है। पर परिवार क्या है, इसके बारे में हम विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के विचारों को जानेंगे। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार को, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर आपसे निवेदन कर रही हूँ कि ये देखिए एक साधारण शब्दों में समझना अलग बात है, परंतु आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं समाजशास्त्र के विद्यार्थी हूँ, तो हमारा ये मौलिक दायित्व बन जाता है कि हम जो परिवार के बारे में विवेचित करें, परिवार के बारे में बताएं, वो परिभाषा जो एक आम व्यक्ति बताएगा जो कि समाजशास्त्र का विद्यार्थी नहीं है, उसकी परिभाषा से हमारी परिभाषा में थोड़ी सी गहनता होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि मैकाइवर और पेज ने क्या कहा परिवार के संबंध में। मैकाइवर और पेज, लूसी मेयर, WHR रिवर्स, ये सारे के सारे वो विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में बहुत अधिक काम किया है, बहुत अधिक अध्ययन किया है और इनकी कही गई बातों को सर्व रूप से स्वीकार किया जाता है। सार्वभौमिक रूप में जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस पर चर्चा अवश्य करते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने परिवार के बारे में कहा था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ आई? पहली, परिवार कहाँ है?
क्या है, जहाँ पर दो विपरीत लिंगों के मध्य संबंध स्थापित होता है। और जब संबंध स्थापित होता है और बच्चों का जन्म होता है तो उन बच्चों के जनन मतलब बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था कौन करता है? परिवार करता है। कौन करता है? परिवार करता है। तो मैकाइवर और पेज ने जो परिवार की परिभाषा को उल्लेखित किया उसमें दो महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। एक, विपरीत लिंगियों के मध्य यौन संबंधों की स्थापना जिसके पश्चात संतान की उत्पत्ति होना, दूसरा उनके लालन पालन की व्यवस्था परिवार करता है। अब लूसी मेयर क्या कहते हैं? लूसी मेयर कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं और इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतानें रहती हैं। ठीक है, मूल रूप में कौन रहता है? जो दंपति है, जिनका विवाह हुआ है, जो पति पत्नी हैं, वो रहते हैं, उनकी संतानें रहती हैं और साथ में परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान आपस में रहती हैं। इसका मूल क्या होता है? मूल केंद्र बिंदु क्या है? परिवार क्या, अगर दो लोगों के मध्य विवाह ना हो, उनकी संतान उत्पत्ति ना हो, फिर उनके स्वयं के माता पिता ना हो, तो परिवार की स्थापना कैसे संभव है? अब उसके बाद हम बात करते हैं WHR रिवर्स ने, उन्होंने क्या कहा था? परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसके अंतर माता पिता और बच्चे सम्मिलित हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम और जानने की कोशिश करेंगे ऑगबर्न एवं निमकॉफ, इन्होंने परिवार के बारे में क्या कहा। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने परिवार को समिति या संघ के रूप में माना। सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात क्या है कि समिति या संघ के रूप में माना। और ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि परिवार लगभग एक स्थायी समिति। अब समिति, समूह, संस्था, ये सब आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा है। ठीक है, तो परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, चाहे उनके संतान हो या नहीं। पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परिवार लगभग एक स्थायी संपत्ति है। अब मान लीजिए पति पत्नी है परंतु उनके संतान नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका परिवार नहीं निर्मित हुआ। ठीक है, परिवार किसी एक पुरुष या एक स्त्री का भी हो सकता है जब उसके बच्चे साथ रह रहे हैं। अब इस तरह के परिवार बहुसंख्यक रूप में वर्तमान में देखने को मिलते हैं, जहाँ मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो वो जो व्यक्ति है वो और उसके बच्चे अगर रह रहे हैं तो वो भी परिवार कहलाएगा। मान लीजिए कि अगर एक महिला का किन्हीं कारणोंवश अपने पति से अलगाव हो गया है, वैधानिक तौर पर अलगाव हो गया है और ऐसी स्थिति में अपने बच्चों के साथ रह रही है, तो वो भी पूरी तरह से परिवार कहलाएगा। इसलिए आवश्यक नहीं है कि जब पति पत्नी ही हो तभी परिवार कहलाएगा। तो ऑगबर्न निमकॉफ ने जो परिभाषा दी है वो सुस्पष्ट है कि परिवार से तात्पर्य ये नहीं है कि पति पत्नी और बच्चे हों। परिवार वो भी कहलाएगा जहाँ सिर्फ माँ और उसके बच्चे हों, या पिता या उसके बच्चे हों, या पति पत्नी हो और जिनके कोई संतान नहीं हो। ठीक है, और ऑगबर्न निमकॉफ की जो परिभाषा है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्णता औचित्य रखती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं बर्गेस एवं लॉक। इन्होंने क्या कहा था? एक परिवार विवाह, रक्त संबंधी या गोद लेने के बंधनों से संबद्ध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो गृहस्थी का निर्माण करते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि एक परिवार में पहली स्थिति क्या हो कि दो लोगों का विवाह हुआ हो। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या हो, उसमें रक्त संबंधी रहते हो, भाई बहन रहते हो, माता पिता रहते हो। तीसरी स्थिति क्या, मान लीजिए कोई पति पत्नी है, उनके संतान नहीं हुई है, उन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया। गोद चाहे वो अपने नातेदार, रिश्तेदार, अनाथ आश्रम कहीं से भी लें, लेकिन गोद लेने के बाद वो उनकी संतान है। ठीक है, तो ऐसे लेने के जो गोद लिए हैं, इन जो बंधनों से संबद्ध व्यक्तियों का जो समूह है वो एक गृहस्थी का निर्माण करता है, जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है एवं अंतः संदेश करते हुए पति पत्नी, माता पिता, लड़के लड़कियों, भाई बहन के रूप में अपने सामाजिक कार्यों को करता है। विश्वास करती हूँ कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं।
परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं। निरंतर परिवार के बारे में हम चर्चा करते हैं तो परिवार क्या, जिस रूप में आज से सदियों वर्ष पूर्व आदिम समाज में जब मानव संस्कृति निर्मित ही होनी शुरू थी तब परिवार का जो रूप था, क्या वो परिवार का रूप आज भी है? आपको भली भांति याद होगा, मैंने जब आपको संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत पढ़ाया था तो उद्विकासी सिद्धांत, प्रसार सिद्धांत, ये तमाम तरह के सिद्धांत आपको पढ़ाए थे। और अगर मैं गलत नहीं तो मैंने आपको मॉर्गन का सिद्धांत भी पढ़ाया था, जिन्होंने परिवार का जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य है उसको रखा था, विकासवादी सिद्धांत को रखा था। तो परिवार की उत्पत्ति के संबंध में हम मूल रूप से एक बात तो कह सकते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा कि जहाँ परिवार का अस्तित्व कायम ना हो। दरअसल जो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो सार्वभौमिक और सनातन है। इसकी उत्पत्ति के प्रश्न को देखें, उत्पत्ति के विषय में अनेकानेक मानवशास्त्री और समाजशास्त्रियों ने चर्चा की है, परंतु उसके बावजूद भी ये मानना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और इस संबंध में मैकावर और पेज ने स्पष्ट कहा है कि परिवार की उत्पत्ति जैसा कोई तो संदर्भ है ही नहीं, क्योंकि परिवार की इस अर्थ में कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन में कभी कोई ऐसी अवस्था, जब ऐसी अवस्था ही नहीं थी कि परिवार कभी ना हो, परिवार पूरी तरह से अनुपस्थित हो समाज से, तो कैसे उसकी उत्पत्ति हो सकती है? हाँ, ये बात अलग है कि एक अवस्था जो प्रारंभ में थी उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था निकली, दूसरी से तीसरी अवस्था निकली। फिर भी परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मैकावर पेज ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया कि परिवार की उत्पत्ति का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि परिवार सदैव से था। और ये उन्होंने जरूर स्वीकारा कि परिवार में जब सदैव से उसका अस्तित्व रहा, लेकिन उसके अलग अलग रूप अलग अलग समय में रहे हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था की हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम ये माने कि परिवार सदैव अनुपस्थित रहा या परिवार कभी भी अनुपस्थित रहा, परिवार का जो अवधारणा है तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा मैकावर पेज का मानना है। फिर भी परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मैकावर पेज ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, लेकिन अनेक समाजशास्त्रियों में इस ये विचार है ना कि परिवार की उत्पत्ति हुई नहीं है, ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, एक अवस्था से दूसरे अवस्था पर गया है। ऐसा कुछ जो समाजशास्त्री हैं, मानवशास्त्री हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, उनका मानना नहीं है, जिसमें से वेस्टरमार्क और विल्फोर्ड ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इस विचारधारा के विरुद्ध हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पे ये बात मैंने आपसे कही कि समाज में कभी भी ऐसी कोई विचारधारा नहीं जिसकी समान रूप से सभी सामाजिक वैज्ञानिक सहमति प्रकट करें। ठीक है, अब ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि कैसे सामाजिक वैज्ञानिक है, उनको तो किसी भी संबंध में एक मत एक राय रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस संबंध में आप स्वयं सोच के देखें कि कोई भी बात आप अपनी क्लासरूम में करें, आपकी कक्षा में मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं और आपने कोई कॉन्सेप्ट रखा, आपने कोई विचार रखा कि हमें अमुक अमुक समय पर ऐसा कार्य करना चाहिए। आप आजमा के देख लें, आप इस विषय पर शोध कर लें, तो उसमें से 28 लोग कहेंगे ठीक है करना है, लेकिन बचे विशेष विद्यार्थी कहेंगे नहीं, हमें एक काम नहीं करना है। ये मानव प्रवृत्ति है, सबके सोचने की जो थॉट प्रोसेस है, सबके सोचने की जो प्रक्रिया वो अलग अलग है। तो ये तो तयशुदा बात है, क्योंकि ये सारे जो विचार हैं, शोध हैं, वो सब मानव ने ही किए हैं। तो ये मानव की प्रवृत्ति है कि एक विचारधारा से वो कभी भी सहमत नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ पे हमें, इस तथ्य पे हमें हैरान होने या आश्चर्य करने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं लिंग साम्यवाद का सिद्धांत। यहाँ से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति के विकास के संबंध में चर्चा की है। क्या है लिंग साम्यवाद का सिद्धांत? तो कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार प्राचीन काल में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित कर सकता था। तो इस प्रकार ये जो संबंध की परिपाटी थी, इसके बारे में कोई नियंत्रण नहीं था, इसीलिए इसे लिंग साम्यवाद, खुलापन, कोई किसी से भी संबंध स्थापित करे, इसलिए इस अवस्था को ये सबसे प्रारंभिक अवस्था मानी गई, इसलिए इसे लिंग साम्यवाद के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आदिम जातियों के ऐसे रीति रिवाजों की ओर भी संकेत किया गया जिसमें विदित होता था कि प्राचीन काल में यौन संबंधों पर नियंत्रण नहीं था। ठीक है, वो रीति रिवाज क्या होते थे कि 30 त्यौहार है, कोई फंक्शन है, उन्होंने एक सम्मेलन सा किया, अपनी किसी खुशी को मनाया, और कोई भी उस समय कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ नृत्य करेगी और उसके बाद उसके साथ जाके संबंध स्थापित करेगी। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन कुल मिला के जो सार है वो इसी बात पर आके टिकता है कि
लिंग साम्यवाद का सिद्धांत ये कहते हैं कि आदिम समाजों में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर सकता था। तो ये जो यौन स्वतंत्रता की बात है ये आदिम समाजों में किसी न किसी रूप से व्याप्त होती थी और अनेक आदिम जातियों में संतान के पिता का निश्चय स्वाभाविक तौर पे जब एक स्त्री अनेकानेक पुरुषों से संबंध स्थापित करेगी और वो गर्भवती होगी तो ये कहना बहुत असंभव सा ही है कि जो उसका पुत्र है या पुत्री है, जो उसकी संतान है, उसका पिता कौन है। इसलिए समान जाति के व्यक्ति माता पिता और समान जाति की स्त्री पुरुष भाई बहन कहलाते थे, ठीक है। परंतु यौन संबंधों के विषय में कुछ स्वतंत्रता होने पे भी ये एक ध्यान रखने योग्य बात होती थी उनके लिए कि सभी जातियों में निकट संबंधियों से यौन संबंध जो संबंध है वो वर्जित माना गया था। अब लिंग साम्यवाद के बाद जो दूसरा सिद्धांत, दूसरा जो अवस्था मानी गई दूसरा सिद्धांत ने, इसको बेटर होगा कि हम कहेंगे जो सेकंड स्टेज मानी गई विकास, जो जिसकी चर्चा विभिन्न समाजशास्त्री करते कि सबसे पहले जो अवस्था थी वो यौन साम्यवाद की थी। उसके बाद आया पितृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार के सिद्धांत के संबंध में प्लेटो और अरस्तु का नाम लिया तो जाता ही है। पूर्व में प्लेटो और अरस्तु ने इस संबंध में चर्चा की है, परंतु आधुनिक काल में हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक परिवार के संबंध में विस्तार से चर्चा की और इस सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। यह सिद्धांत परिवार के प्राचीनतम रूप पितृसत्तात्मक परिवार का समर्थन करता है। कौन? हेनरी मैन और प्लेटो और अरस्तु। और ये परिवार की जो अवधारणा है, ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि किसी भी परिवार में सर्वशक्तिमान पिता है और इस सिद्धांत के अनुसार जो सारी सत्ता है, जो सारी ताकत है वो उस घर के पुरुष सदस्य अर्थात पिता के हाथ में। तो प्राचीन यूनान, रोम, यहूदी समाजों में तथा मध्यकालीन यूरोप में 18वीं शताब्दी तक इस प्रकार के परिवारों का अस्तित्व पाया गया। इसके बाद औद्योगिक क्रांति तथा लोकतंत्र आंदोलनों के पश्चात आधुनिक परिवारों के नवीन स्वरूपों का जन्म हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो सिद्धांत ये मानता है कि पिता ही सर्वशक्तिमान है और इस सिद्धांत के प्रमुखता जो प्रवर्तक रहे वो प्लेटो और अरस्तु रहे और उसके बाद आधुनिक काल में हेनरी मैन ने इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया। अब आता है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत इस तथ्य का दरअसल इस सिद्धांत सर्वतः लागू नहीं माना गया, समान रूप से माना नहीं गया, क्योंकि कुछ ही समाजों में माँ की सत्ता को स्वीकार किया गया, नहीं तो पिता के स्थान सर्वोपरि ही माना जाता रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और विल्फोर्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस सिद्धांत के समर्थन में अपनी बात को तो रखा ही रखा और लॉर्ड अवेबरी ने मातृसत्तात्मक सिद्धांत की चर्चा की और विल्फोर्ट ने इस सिद्धांत के संबंध में लिखा था कि बहुत से आदिम समाज में, देखिए ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि आदिम समाजों में क्योंकि कामाचार था, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर लेती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित कर लेता था। ऐसी स्थिति में ये पता होना कि अमुक बच्चे का पिता कौन है बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन माँ के घर में क्योंकि 9 महीने बच्चा रहा है तो ये तो पता है ये माँ है, तो इसलिए उस संतान का नाम माँ के नाम से चलता था, माँ के नाम से उस बच्चे की पहचान होती थी और इसीलिए आदिम समाजों में मातृसत्तात्मक परिवार बहुतायता पाए गए। ठीक है, अब इसके बाद मानव शास्त्रियों का ये भी मानना है कि पितृसत्तात्मक परिवारों का उदय मातृसत्तात्मक परिवारों से ही हुआ। कैसे? खेती के विकास, सभ्यता की प्रगति के साथ साथ परिवार में पिता का महत्व बढ़ा। कुछ मानव शास्त्री ये भी मानते हैं कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत उतना ही एकांगी है जितना कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत। देखिए ये स्वाभाविक बात है, हम किसी भी अवधारणा को एक सिरे से लागू नहीं कर सकते कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत सभी जगह होगा या मातृसत्तात्मक सिद्धांत सभी आदिम समाजों में होगा। ये वेरी करता है कि किसी भी आदिम समाज में देखिए हम लगातार
आदिम समाज की बात क्यों करें, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का है, सामाजिक मानव शास्त्र का है, ठीक है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो आपने फर्स्ट ईयर में परिवार, नातेदारी, विवाह, ये सारी अवधारणाओं को पढ़ा है, पर हमें स्पेसिफिकली हमें आदिम समाज के परिप्रेक्ष्य से इस परिवार, नातेदारी या विवाह के पूरी अवधारणा को पढ़ना है। तो यहाँ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको लगेगा ये पढ़ने का हमारा औचित्य क्या है, क्योंकि हम तो पूर्व में ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से हम इस पूरी अवधारणा को पढ़ रहे हैं। तो विल्फोर्ड का ये सिद्धांत था कि सारे सिद्धांत सब जगह ठीक नहीं बैठते। पितृसत्तात्मक परिवार से मातृसत्तात्मक परिवार विकसित हुआ, कई जगह मातृसत्तात्मक परिवार यथावत रहा, तो ये अलग अलग विचारधारा हैं। लेकिन ये प्रथम अवस्था जो मानी गई परिवार की वो यौन साम्यवाद की थी, दूसरी अवस्था जो मानी गई पितृसत्तात्मक, और तीसरी मातृसत्तात्मक सिद्धांत की भी बात की गई। अब उसके पश्चात जो सिद्धांत आया वो आया एक विवाही सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत जिसे हम कहेंगे, और इसके संबंध में मुख्यतः चर्चा की वेस्टरमार्क ने। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में वेस्टरमार्क ने एक विवाही सिद्धांत के बारे में बात की। जुकरमैन, डार्विन और मैलिनोव्स्की ये भी उस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने एक विवाही सिद्धांत के संबंध में बात की। डार्विन के मतानुसार परिवार का जन्म नर की ईर्ष्या, नर मतलब यहाँ पर डार्विन तो क्योंकि पशु समाज की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने नर की बात की। नर और मादा पशु समाज में हैं, जो मानव समाज है उसमें भी नर और मादा शब्द का प्रयोग होता है, परंतु अधिकतर वहाँ प्रयोग होता है स्त्री और पुरुष का। लेकिन डार्विन क्योंकि समाजशास्त्री नहीं थे, याद रखिएगा डार्विन समाजशास्त्री नहीं थे, है ना, तो डार्विन ने तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में जो वेस्टरमार्क ने सिद्धांत को प्रतिपादन किया उसमें उन्होंने डार्विन के सिद्धांत का उल्लेख किया, उसको एक आधार भूमि बनाया। और डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन के मत अनुसार परिवार का जन्म, परिवार देखिए पशुओं में भी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि परिवार पशुओं में भी होता है, परिवार की अवधारणा पशुओं में भी होती है। तो नर की ईर्ष्या और आधिपत्य की भावना से हुआ, तो आदिम समाजों में भी शक्तिशाली नर मादा पर अपना आधिपत्य रखने का आकांक्षी रहा, ये मानव शास्त्रियों का मानना है, एवं वो शक्ति के बल पे अपनी इच्छा को पूर्ण करने में सफल भी हुआ। देखिए डार्विन ने बिल्कुल उदाहरण देके कहा था कि जो वनमानुष हैं वो इस प्रकार की, वनमानुष अपना परिवार बनाते हैं और इस तरह की वो धारणा रखते हैं। यहाँ तक कि जो बंदरों का समूह है वहाँ पर भी जो शक्तिशाली नर होता है वो मादाओं पे नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आदिम समाजों में शक्तिशाली नर मादा पर अपना आधिपत्य रखने की इच्छा करता है, और अगर वो शारीरिक तौर पर बलशाली है, शक्तिशाली है, तो अपनी इच्छा को पूर्ण करने में सफल भी होता है। तो निरंतर ये प्रक्रिया आगे चलती रही और बाद में ये मानव समाज पर भी लागू हुई, और पुरुष का भी ये अधिकार स्वाभाविक रूप से समाज में मान लिया गया कि जो पुरुष शक्तिशाली है वो समाज में स्त्री पर नियंत्रण रखेगा। तो वेस्टरमार्क के साथ साथ जुकरमैन और मैलिनोव्स्की ने भी इस बात का समर्थन किया कि अर्थ मानव समाजों और मनुष्यों के पूर्व समझे जाने वाले, जो कि वनमानुषों में ये रीति पाई गई, इसी तरीके से धीरे धीरे ये मानव ने भी इस रीति को स्वीकार किया। मैकाइवर के अनुसार एक विवाह का सिद्धांत परिवार के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता। यह नहीं माना जा सकता कि सभी स्थानों में परिवार की उत्पत्ति इसी प्रकार से, तो मैकाइवर ने इस सिद्धांत का विरोध किया, ठीक है। अब उसके बाद हम जानेंगे विकासवादी सिद्धांत को। इस सिद्धांत के बारे में मैंने आपको जब संस्कृति संवर्धन, देखिए समाज विज्ञान जो, क्योंकि ये मानव शास्त्र और समाजशास्त्र ये सामाजिक विज्ञान है ना, और सामाजिक विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके सभी तथ्य सारे बिंदु आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। तो जब आप एक तथ्य को अगर बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लेंगे तो आपको दूसरी अवधारणा, दूसरे तथ्यों को समझने में किंचित भी परेशानी नहीं होगी। तो जब यही तथ्य मैंने आपको जो संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत है उसके बारे में जब आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको पूर्ण रूप से उल्लेखित किया था मॉर्गन के सिद्धांत के बारे में। तो उसी सिद्धांत की हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे, और वो किसके अंतर्गत करेंगे, विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत। मॉर्गन एक अमेरिकन समाजशास्त्री थे, ये आपको ध्यान रखना है, और उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है 5 अवस्थाओं से के बारे में उन्होंने बात की। पहली उन्होंने बात की रक्त संबंधी परिवार की इस अवस्था में रक्त संबंधियों में विवाह की रोक टोक नहीं थी, ठीक है।
फिर उसके बाद उन्होंने बात की समूह परिवार। समूह परिवार में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि एक परिवार के सब भाइयों का विवाह दूसरे प्रकार की सब बहनों से हो जाता था। समूह, देखिए एक आप समूह विवाह से ये मत समझिएगा जो आजकल सामूहिक विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह में एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से ही होता है, लेकिन एक छत के नीचे एक व्यवस्था होती है, उसमें अनेक जो पुरुष हैं और अनेक स्त्रियां उनके विवाह संपन्न कराया जाता है, पर एक का विवाह एक से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जबकि समूह परिवार क्या होगा, जहाँ रक्त संबंधियों के विवाह पर नियंत्रण लगाया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रक्त संबंधियों के विवाह पर नियंत्रण लगाया गया और परिवार समूह जो परिवार की अवस्था में आए, इस अवस्था में एक परिवार के सब भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनों से होता है। इस अवस्था में आपस में यौन संबंध निश्चित नहीं थे। अब इसके बाद हम तृतीय अवस्था की बात करेंगे और ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, मॉर्गन कर रहे हैं। तो तृतीय अवस्था में सिंडेशियम परिवार की बात होती है। इस अवस्था में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था, परंतु परिवार में ब्याही हुई स्त्रियों से पुरुष के यौन संबंध निश्चित नहीं थे। अब आते हैं हम पितृसत्तात्मक परिवार में। इस अवस्था में परिवार में पुरुषों के पास संपूर्ण प्रभुत्व था, वह बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर सकते थे और उनसे संबंध स्थापित कर सकते थे। देखिए पितृसत्तात्मक परिवार में ये जब आप राजा महाराजाओं का समय था तो आपने देखा होगा कि एक राजा अनेक रानियां उनकी होती थी, अनेक स्त्रियों से वो विवाह करते थे। अब इसके बाद जो आधुनिक काल में जो परंपरा है एक विवाही परिवार की, ये परिवार की वर्तमान अवस्था है। इसमें एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से और एक स्त्री भी एक समय में एक ही पुरुष से विवाह करती है। ठीक है, अभी तक हमने बच्चों विवाह के बारे में परिवार के बारे में इतना विस्तार से पढ़ा। हमने ये जाना कि परिवार एक ऐसी अवधारणा है, परिवार एक संस्था है जिसका स्वरूप सदैव से ही विद्यमान रहा है और इस संबंध में बहुत स्पष्ट तौर पर कई समाजशास्त्रियों ने विचार रखे। विशेषकर मैकाइवर और पेज ने कहा कि जो लोग परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करते हैं वो पूर्णतः गलत है। इसको अवस्था के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि एक परिवार पहले एक तरह का परिवार का अस्तित्व था, फिर उस परिवार का उसकी दूसरी अवस्था ही अर्थात उसका दूसरा स्वरूप सामने आया। परंतु मैकाइवर एंड पेज ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि परिवार की इस अर्थ में कोई उत्पत्ति संभव नहीं है कि अचानक से उत्पत्तित हो गया, क्योंकि मानव जीवन में कभी कोई ऐसी अवस्था थी ही नहीं कि जब परिवार अनुपस्थित हो। यद्यपि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि आदिम समाज और आधुनिक जो समाज है उसमें जो परिवार का स्वरूप है उसमें निहायत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अंतर है, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट किया कि यहाँ आविष्कार जैसी कोई बात नहीं है, उत्पत्ति जैसी कोई बात नहीं है। परिवार तो सदैव से रहा, उसका अस्तित्व हमेशा से रहा। यद्यपि परिवार का अस्तित्व रहने के बावजूद भी ये बिल्कुल क्लियर था कि उसका स्वरूप अलग अलग रहा। और लेकिन वेस्टरमार्क और विल्फर्ड को इस विषय पर विवाद था, आपस में उनमें भी विवाद था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो प्रथम अवस्था बात की गई वो लिंग साम्यवाद की थी, और लिंग साम्यवाद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें कोई भी स्त्री किसी से पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित कर सकता था। फिर आती है पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु ने इस सिद्धांत को प्रमुखता प्रतिपादित किया और आधुनिक काल में हेनरी मैन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। और ये सिद्धांत स्पष्ट कहता है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिशाली है वो पिता है और वही परिवार पे वर्चस्व रखता है। और यहाँ ऐसा नहीं था कि जो परिवार का पुरुष है वो सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह करेगा, वो अनेक स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है। अब इसके पश्चात मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात हुई। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के संबंध में विफॉल्ट ने इस बारे में चर्चा की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मदर्स, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया जो कि कहीं ना कहीं तार्किक भी प्रतीत होता है, क्योंकि यौन साम्यवाद की स्थिति थी। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से संबंध स्थापित कर लेती थी, तो या कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित करता था, तो एक स्त्री की जो संतान है उसके संबंध में कहना बड़ा मुश्किल था कि उसका पिता कौन है। इसलिए उस संतान की पहचान, उस संतान का नाम माँ के नाम से ही होना चाहिए, ऐसा माना गया।
अब उसके पश्चात ये जरूर कहा गया कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत से कुछ मानवशास्त्रियों ने माना कि मातृसत्तात्मक सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट था उसी से पितृसत्तात्मक परिवारों का भी उदय हुआ। लेकिन मैकाइवर ने इस संबंध में स्पष्ट तौर पे लिखा कि अनेक आदिम समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, तो दूसरी ओर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरी ओर अनेक विकसित समाजों में, बात सिर्फ आदिम समाजों की नहीं है, अनेक विकसित समाजों में मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। अतः बिलफोर्ड का ये सिद्धांत, बिलफोर्ड का जो मातृसत्तात्मक परिवार का जो सिद्धांत है सब जगह ठीक नहीं बैठता, ऐसा किसने कहा? मैकाइवर ने कहा। और फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में वेस्टरमार्क ने एक विवाही परिवार की बात की है जहां एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करती है और एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। परंतु आप ये सोचें कि इस सिद्धांत का विरोध नहीं हुआ, इस सिद्धांत का भी विरोध हुआ है। और इसका होना, मैंने हमेशा आपको एक बात कही है, जो भी सिद्धांत आएंगे जो हैं वर्तमान में उनका विरोध होता है, जो आने वाले भविष्य में आएंगे उनका भी विरोध होगा और उस विरोध के फलस्वरूप एक नया सिद्धांत निकलकर आता है। और विकासवादी सिद्धांत की जब बात की मॉर्गन ने, तो उन्होंने रक्त संबंधी परिवार और समूह परिवार और उसके बाद उन्होंने सिंडेसिमियम परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार की बात की। अब हम ये देखेंगे कि इस सिद्धांत की किस रूप में आलोचना हुई है, इसको हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे और उसके बाद परिवार की अवधारणा के संबंध में और भी बहुत कुछ तथ्यों को हम जानने समझने की चेष्टा करेंगे। तब तक आपको जो पढ़ाया गया है उससे आप बहुत ध्यान से पढ़ें। जो PDF नोट्स मैं देती हूँ आप उसको डाउनलोड कर लें जब मैं ग्रुप में शेयर आपसे करती हूँ, और जब भी आपको लगे कि आपके पास पढ़ने का समय तब आप पढ़िए। आने वाले आपके भविष्य के लिए मैं सदैव आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप में वो समझ विकसित हो कि हमें अपने भविष्य के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होना है और बहुत अच्छे से हमें अपना विद्या अध्ययन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।